गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल जामिया कोचिंग सेंटर। आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th का फिजिक्स का एक पार्ट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो वर्ड है लाइट, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? लाइट क्या होता है? कुछ भी लाइट जब तक किसी चीज़ पर नहीं पड़ती हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो लाइट क्या करता है? किसी भी चीज़ को विजुअल बनाता है। कैसे विजुअल बनाता है? जैसे मान लीजिए कोई रूम है, उसमें कोई चीज़ रखी हुई है। जब तक वो रूम अंधेरा वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी, और जैसे ही लाइट आया उस रूम में, मतलब वो लाइट पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में जाएगी, देन हम वो चीज़ को देख पाएंगे। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे मीडियम होते हैं, ये तो लाइट का हो गया डिफिनीशन। बहुत सारे मीडियम होते हैं, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जिसके आसपास आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या ले लेंगे हम लोग? ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लेन ग्लास हो गया, या फिर जो हम लोग चश्मा पहनते हैं जैसे कि रीडिंग ग्लासेस हो गए थे, वो हो गया। ये हो जाए कौन से? ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम, इसका एग्जांपल क्या है? स्मोक्ड ग्लास हो गया, बटर पेपर जो हमारा यूज़ होता है किचन में वो भी ले सकते हैं, बटर पेपर। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कुछ ही पार्ट, लाइट का कुछ पार्ट ही मतलब ट्रांसमिट हो पाता है एक साइड से दूसरे साइड, तो हल्का दिखाई देगा, पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट में पूरी तरह से दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट में हल्का दिखाई देगा। फिर उसके बाद एक मीडियम होता है, मतलब जो कि वो है ओपेक। ज़्यादातर यही मीडियम ओपेक, मतलब ये हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया वो ओपेक होगा तभी उसका शैडो बनेगा। तो इस तरह से 3 मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे लाइट के फेनोमेनास को पढ़ेंगे। लाइट फेनोमेनास को पढ़ेंगे आगे चल के, कौन कौन से? जैसे ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर हो गया, इमेज फॉर्मेशन समझ लीजिएगा, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, रेनबो फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर। इन सब जो ये सारी ऑप्टिकल फिनोमेनास हैं, इनसे क्या पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे फॉलो करता है? स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, ट्रैवल करता है। जैसे कि एक आप एग्जांपल समझ लीजिए, कोई भी चीज़ अगर बीच में आ जाती है लाइट के, एग्जांपल क्या कहेंगे इसका? कोई भी चीज़ अगर लाइट के पाथ में आ गई, रास्ते में आ गई, तो उसका क्या बनाता है? शैडो। तो इससे पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये किसको शो करता है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को। इन चीज़ों को आप डिटेल में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, हम बस ऐसे ब्रीफ में ले रहे हैं। तो फिर ये तो एक फेनोमेना हो गया कि उसका शैडो बन रहा है, तो इसलिए पार्टिकल थ्योरी के वो पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। दूसरा कहते हैं कि लाइट मूव्स एज वेव, लाइट एज वेव, इसको वेव थ्योरी भी कहते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए एग्जांपल दिया गया डिफ्रैक्शन का। अब डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? इसको आप सिंपली समझ लीजिए कि अगर कोई छोटा सा चीज़ है, मतलब बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, तो स्मॉल थिंग है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो लाइट उसको उसको मतलब क्या कहेंगे, उसका शैडो नहीं बनाएगी, बल्कि उसके बगल से, मतलब कॉर्नर से वो वेव की तरह वो उसके पास से गुजर जाएगी, मतलब बेंड कर जाती है, लाइट बेंड कर जाएगी। तो इससे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, वेव की तरह मूव कर रहा, तो इससे दिया गया वेव थ्योरी। तो इन दोनों को मतलब काफ़ी साल तक इन दोनों में रहा कि लाइट स्ट्रेट पार्टिकल की तरह है कि या वेव की तरह है। तो फिर आया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। फिलहाल में यही चल रहा है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के वेव की तरह पार्टिकल, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इसमें क्या है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट विथ वेव नेचर, थ्योरी ऑफ लाइट विथ वेव नेचर। तो ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि लाइट का क्या है, कैसे मूव करता है, वो हम पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही ना हमारा पढ़ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है? हाईली पॉलिश सरफेस होना चाहिए। कोई चमक मतलब जैसे शीशा होता है हमारे घर के डेली यूज़ के लिए, वो कैसा होता है? एकदम पॉलिश होता है। अगर थोड़ा सा भी वो मतलब रुखड़ा रहेगा तो उसमें चीज़ें नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो हाईली अगर पॉलिश है तो जैसे मिरर हो गया एग्जाम्पल, तो ये क्या करता है? पूरे के पूरे लाइट जो उस पर फॉल करते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी तरह से लाइट मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के क्या दिए गए हैं? रूल्स है रिफ्लेक्शन के, मतलब जो बेसिक रूल्स हैं वो हमेशा फॉलो होंगे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो ही रूल दिए गए थे। मतलब पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आई उसको डिनोट कर लीजिए, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग अगले पेज पे डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो मतलब लाइट फॉल कर रही है, वो इंसिडेंट रे नॉर्मल जो एक 90 डिग्री पे प्लेन मिरर के साथ जो मिरर के साथ ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल कहलाता है। और द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल इन सेम प्लेन, ठीक है। तो दो लॉज दिए गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर समझना पड़ेगा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसको हम समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमें पढ़ना इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट रहा डी डिस्टेंस पे है, तो ये इसका जो है इंसिडेंट रे होगा, ये इंसिडेंट रे कहलाएगा। मान लीजिए ये ओ रहा, तो ए ओ क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। ओ बी मान लीजिए ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये ओ एन ये हो गया नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होगा? सेम प्लेन में होगा। तो जो इमेज बनेगा प्लेन में से वो कैसा होगा? तो सेम डिस्टेंस से बनेगा, ये डी या डी डैश दोनों बराबर होंगे, और सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस सेम साइज, और वर्चुअल बनेगा। मतलब बिहाइंड द मिरर हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको? वर्चुअल। मतलब प्लेन पे नहीं आ रहा, पेपर पे नहीं आ रहा, तो उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। सेम डिस्टेंस हो गया, और जो जो मतलब इमेज बना वो अपराइट होगा, मतलब इन्वर्टेड नहीं होगा, अपराइट होगा, इरेक्ट होगा, और लेटरली इन्वर्टेड होगा। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के हैं? वर्चुअल इमेज होगा बिहाइंड द मिरर, मतलब समझ लीजिएगा बिहाइंड द मिरर। और क्या है? सेम साइज का है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है वैसे ही सेम साइज का इमेज बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, जैसे हमने बात की अभी। और क्या होगा? इमेज क्या होगा? अपराइट होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट अपराइट। और एक खास बात होती है लेटरली इन्वर्टेड, कि जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट नज़र आएगा, जो राइट साइड है वो आपको लेफ्ट नज़र आएगा। ये सारी खासियत होती है इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर की। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसको भी आपने समझ लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब बात करते हैं कर्व मतलब स्फेरिकल मिरर्स की या फिर कर्व मिरर की। स्फेरिकल मिरर्स या फिर कर्व्ड मिरर कह लीजिए इसको, कर्व मिरर, कर्व सरफेसेस, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कह लीजिए, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे। ये कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, या तो कर्व्ड इनवर्ड होगा फिर कर्व्ड आउटवर्ड होगा। तो आइए आप इसका सिंपल एग्जांपल है कि चम्मच से ले सकते हैं। जब आप चम्मच को पकड़ते हैं तो जब आप सीधे इस मतलब ऐसे चम्मच रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? वो कनकेव हो गया। ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कनकेव मिरर हो गया। जब उसको पलट देंगे ऐसे वाला हिस्सा लेंगे तो वो कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो मिरर्स है, ठीक है। तो इसको कहेंगे कनकेव मिरर, क्योंकि इसका जो इनवर्ड वाला है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये किसी स्फीयर का पार्ट है, मतलब जो गोल बनेगा वो स्फीयर का पार्ट होगा। उसी तरह ये है कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये वाला है, कन्वेक्स मिरर। तो अब ये किसी स्फीयर का पार्ट है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट इसमें बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया एक,
जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये इसके बिहाइंड द मिरर है, ये बिहाइंड है, ये इन फ्रंट में है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया एक। ये कहते हैं पी को पोल, ये सी से डिनोट करते हैं। पोल होता है मतलब जो मिरर हमारा है वो उसका जो मेन मतलब मिड पॉइंट होगा वो उसका पोल कहलाता है पी। उसी तरह इसमें भी है पोल, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो तो पोल का डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा पूरा ये, ठीक है। जिस रेडियस का स्फीयर है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आर से डिनोट करते हैं। फिर होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को उसको कहते हैं नॉर्मल टू मिरर। एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जैसे यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ की गई है तो इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये नॉर्मल है 90 डिग्री पे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। फिर होता है अपर्चर, क्या कहलाएगा? अपर्चर किसको बोलेंगे? ये मिरर का जो मतलब कितना बड़ा है वो अपर्चर कहलाएगा, कितना पार्ट लिया गया वो अपर्चर कहलाएगा। ये अपर्चर होगा एम। फिर एक मेन पॉइंट आता है प्रिंसिपल फोकस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं इसको। तो कर्वेचर का हाफ जो होता है वो फोकस कहलाता है इसका। और ये कैसे हम निकालते हैं कि मान लीजिए कोई सनलाइट मतलब आ रही है, बहुत दूर से आ रही है सनलाइट, इन्फिनिटिव रेज आ रही है, इनफाइनाइट से रेज आ रही है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से क्रॉस करेंगी। इसको हम आगे डायग्राम से समझेंगे। आप यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर रेज आएगी तो ये फोकस से गुजर के जाएगी, मतलब जिस पॉइंट से गुजरेगी वो फोकस कहलाएगा। इसी तरह कोई भी अगर पैरेलल रेज आ रही है तो इसकी ये फोकस से होके गुजरेगा, तो ये उसका फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस। तो ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करता है मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है उनको कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, उसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट होता है फोकल लेंथ। जो फोकस का पॉइंट है उसका पोल से जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया। तो हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। अब यहाँ एक बात होती है R इज इक्वल टू 2F, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होगा। ये बस होता है स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स के लिए। जाहिर सी बात आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो ये पूरा डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया। तो R इज इक्वल टू 2F, यहाँ स्मॉल एफ है, ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। अब जो इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर से, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रे डायग्राम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो फोकस से जाएगी। ये पहला रूल है, जैसा कि हमने फोकस का डिफिनीशन में ही पढ़ा था कि अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होगी। और दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइन फोकस से आ रही है, दूसरा रूल है फोकस से इंसिडेंट हो रही है, तो वो इमर्ज होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलली होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरा रूल है। तीसरा क्या है कि अगर कोई लाइन, ठीक है, मतलब कोई अगर रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, पास कर रही है, तो उसी लाइन पे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे सेम होंगे, मतलब एक ही साइड में। अगर ये इंसिडेंट हो रहा है तो इसी से ही रिफ्लेक्टेड, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव में दिखा। इसी तरह आप कन्वेक्स कनकेव में भी दिखा सकते हैं, कन्वेक्स में भी दिखा सकते हैं। और चौथा जो रूल है, चौथा भी इसी में कर लीजिए कि कोई भी अगर ऑब्लिकली मतलब पड़ रहा लाइट इस पे मिरर पे, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। मतलब मिरर के जो रूल्स होते हैं उसी में एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 4 रे डायग्राम्स के रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स। इससे हम आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स कनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो एक नया टॉपिक सा, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज हमने यही सारी बातें की। अगर आपको कोई कहीं भी किसी बात में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।